जीवन की बात आप करते हैं, पूरे लोगों को आपने कोरोना से संक्रमित करा दिया, कोई आपके पास व्यवस्था नहीं है। सारे सदर अस्पताल में उसके बेड पे कुत्ता बैठे रहते हैं। जो हम लोग दलित समाज से लोग जो आते हैं और जिस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, नींबू की तरह नचोड़ लिया जाता है और नचोड़ करके उसको किनारे लगा दिया जाता है, तो ये सब देखते हुए उन्होंने अपना पुराने घर में आने का ये काम किया। नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चुनाव से पहले हर रोज़ राजनेताओं का उलटफेर होता जा रहा है। हर रोज़ नेता लोग अपने अपने यूँ कहे तो कोई किसी की घर वापसी हो रही है तो कोई घर बदल रहा है। इस बीच जीतनराम मांझी ने भी महागठबंधन को एक झटका दिया है। यूँ कहे तो उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कह दिया कि हम अब महागठबंधन के हिस्सा नहीं हैं। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विश्वकमान के अध्यक्ष और आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, क्या लगता है जिस तरह से मांझी जी बाहर हो गए, अपने आप को बाहर कर लिया, क्या झटका आरजेडी को मिल सकती है क्या? वो अंदर कहाँ थे कि बाहर हो जाएंगे? तो अंदर कहीं थे नहीं। उनके पास विधायक कितने हैं? अब बताइए कितने विधायक हैं? कोई विधायक नहीं था तो उनके बेटा को एमएलसी बनाया गया राष्ट्रीय जनता दल द्वारा। तो कोई ऐसा तो है नहीं, तो सिंगल है, कोई उनका ऐसा आइडेंटिटी भी नहीं है। और तो उसी पार्टी में जैसा सुन रहे भी गए हैं कि नहीं गए हैं तो वो नहीं पता है। ये तो उसी पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पर इनको नींबू की तरह निचोड़ने के लिए पद पर बैठाया गया। और जब इनसे स्वार्थ हल होने लगा और जब इनको महसूस हुआ कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, कुछ मेरा भी आइडेंटिटी होना चाहिए, तो इनको कान पकड़ करके उतार दिया। जिसने बैठाया था इनको तो कान पकड़ के उतार दिया। तो भाई बहुजन समाज के लोग हैं और इनका अपना कुछ भी ऐसा स्ट्रेंथ नहीं है। आप पता लगा लीजिए, ये तो अपना भी सीट नहीं बचा सके। जब अपना सीट नहीं बचा सके तो ये ऐसे लोग किसी पार्टी में आए, किसी पार्टी में जाएं, इससे किसी दल को क्या प्रभाव पड़ता है? पहली बात। दूसरी बात, आप अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर लोग आते हैं लालू यादव जी के पास और वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करते हैं पॉलिटिकल, और अपना आइडेंटिटी बनाकर दूसरे दल में जाना चाहते हैं या चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ जुड़ा रहता है। सभी लोग कोई ना कोई स्वार्थवश सत्ता से जुड़ा रहना चाहते हैं। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 5 एमएलसी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके जदयू ज्वाइन किए। तो ये कौन लोग थे? किनको पब्लिक जानती हैं? कौन पब्लिक फिगर थे? ये लोग तो आए राष्ट्रीय जनता दल में, अपना आइडेंटिटी बनाए और आइडेंटिटी बनाने के बाद ये सत्ता से लाभ कमाने के लिए जिस तरह से चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिस तरह चारों ओर स्कैम चल रहा है, 57 योजनाएं में आपको स्कैम है। अगर अच्छी तरह जांच कर दिया जाए तो कोई ऐसा इनका योजना नहीं है। जल नल कल, जल जीवन हरियाली और क्या क्या पैखाना शौचालय, जो अभी राष्ट्रीय ये राज्य स्वास्थ्य मिशन में जो अभी हाल में ही हमने देखा है कि एक 65 वर्ष की बूढ़ी को इन लोगों ने 8 महीने के अंदर में 13 बच्चा को जन्मा दिया। अब बताइए, इससे बड़ा विभत्स रूप क्या हो सकता है इस देश में और इस राज्य में जहाँ इतना भ्रष्टाचार हो? आप किसी बीडीओ सीओ की बात कर लीजिए, कोई बीडीओ सीओ ऐसा नहीं है कि जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ नहीं है। अगर 2-4-5% की बात छोड़ दी जाए तो सारे लोग दिन रात एक काम में लगे हुए हैं। आप बात करते हैं शौचालय का, कहाँ बन गया शौचालय? कहाँ आपने वृक्ष रोप दिया? आप अपने 15 साल के कार्यकाल में देख लीजिए कि आपने कितना रुपया, कितना अरब रुपया आपने वृक्षारोपण पर खर्च किया है। अरब की बात छोड़ दीजिए, और कितने हजार वृक्ष आज कहीं पे आपके द्वारा वृक्षारोपण किए गए पेड़ कहाँ पे फलदार है, कहाँ पर हवा दे रहा है? अरे भाई, जल जीवन हरियाली के नाम पर जल तो आपने पूरा बिहार को आधा से जल से डुबा दिया, जलमग्न कर दिया। जीवन की बात आप करते हैं, पूरे लोगों को आपने कोरोना से संक्रमित करा दिया, कोई आपके पास व्यवस्था नहीं है। सारे सदर अस्पताल में उसके बेड पे कुत्ता बैठे रहते हैं। आप किस चीज़ की बात करते हैं? आप बोलते हैं हरियाली कर दिए। पूरा बेली रोड में जो 100 साल पुराना पेड़ था, सारे को आपने नंगा कर दिया। आदमी को यहाँ सफोकेशन महसूस होता है पटना में। कहाँ हरियाली की बात करते हैं? तो यार देखिए, ये सब बेकार की बात है। जीतनराम मांझी
टाइप के लोग, हो सकता है कि अपने को बड़े नेता मानते हों, लेकिन उनका आइडेंटिटी क्या है, किस रूप में अपना बड़ा नेता मानते हैं। तो देखिए, इस तरह के लोग जब भी चुनाव आएगा तो कुछ लोग इधर आएंगे, कुछ लोग उधर जाएंगे। ये लोग सामयिक लोग होते हैं और इन लोगों का बाजार में भी इसी तरह का आइडेंटिफिकेशन होता है। कोई पार्टी, जिस पार्टी में वो जाने वाले हैं या चले गए हैं, वो भी समझती है कि कितना दिन मेरे यहाँ रहेगा। ये तो बहुत ये इसी टाइप के काम में रहता है। तो जो इस टाइप के लोग होते हैं राजनीति में, सारे दल के लोग जानते हैं, लेकिन सामयिक लाभ उठाने के लिए कि इनका कम से कम एक भी विधानसभा में कहीं अगर इनका स्ट्रेंथ हो तो इनका एक विधानसभा के लिए भी इनका लाभ लेने के लिए, हाँ, नेता कौन होता है? श्याम रजक। आज अगर आप उस समाज के बारे में कर दीजिए कि पूरे जो बिहार में धोबी समाज है, नहीं तो क्यों नाक के बाल होते नीतीश जी के? नीतीश जी के तो नंबर 1 है वो, उनका पूरा उन्होंने लाभ लिया है। सत्ता लाने में क्या श्याम रजक जी का रोल नहीं रहा? श्याम रजक जी का भी रोल रहा। लेकिन जब श्याम रजक जी ने ये देखा कि साहब, जिस तरह से यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों का, जो हम लोग दलित समाज से लोग जो आते हैं, और जिस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, नींबू की तरह नचोड़ लिया जाता है और नचोड़ करके उसको किनारे लगा दिया जाता है, तो ये सब देखते हुए उन्होंने अपना पुराने घर में आने का ये काम किया। तो इस तरह से देखिए, ये जब भी चुनाव आएगा इसी तरह से लोग आते हैं और जाते हैं। आप चंद्रिका राय की बात कर रहे थे, चंद्रिका राय के बारे में आप पता लगा लीजिए, इस बार तो उनको जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह का उनका कार्य करने का पद्धति है, जिस तरह से वो कार्य करते हैं, तो कोई आदमी से आप बात कर लीजिए, वो तो 11 बजे तो सोकर उठते हैं, जनता से उनको भेंट कहाँ होता है। तो भाई देखिए, ये लोग कोई जनमानस नेता है नहीं। वो इस तरह के 1-2 लोग इधर उधर जाएं स्वार्थवश, उससे किसी भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चंद्रिका तो आरोप भी लगा रहे कि पैसे देकर आरजेडी टिकट बेचती है, राज्यसभा और एमएलसी। ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि कितना रुपया दे करके विधानसभा का टिकट लिए और किस चीज के डर दिखा करके लालू यादव को उन्होंने एमपी का टिकट लिया। ये तो वही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं ना, क्योंकि उनसे अच्छे अच्छे लीडर जो छपरा जिला में थे, उनको दरकिनार करते हुए, क्योंकि चंद्रिका राय ये बताते रहे कि मैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री दारोगा प्रसाद राय जी का पुत्र हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा, मैं ये रहा वो रहा। तो भाई इनको किसने वोट दिया? अगर अभी जिस पार्टी में ये जा रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर इनके हाथ में अगर ललटेन नहीं है, ललटेन का सिंबल नहीं है, तो कोई भी यादव, मुस्लिम, दलित लोग और जो भी पिछड़े लोग हैं, कोई इनको वोट देने जा रहा है? जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा उनको। वो दूसरे पर क्या आरोप लगाते हैं? सर, चुनाव नज़दीक है, एक तरफ महागठबंधन में आरजेडी दलित समीकरण करने में लगी हुई है, और दूसरी तरफ इस वक्त मांझी जी का जाना कहीं ना कहीं दलितों का उस पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? अरे हम तो बता रहे कि तो अपना सीट नहीं बचा पाए, जमानत जब्त हो जाएगी। क्या बात करते हैं आप? खुद समझिए ना, वो तो अपना सीट नहीं बचा पाए, वो दूसरे का सीट क्या जितवा सकते हैं? और उनको कौन समुदाय का लोग, उनका वोट ट्रांसफर हो सकता है? हाँ, अगर दलित समाज में अगर कोई सबसे बड़ा लीडर अगर आप मानते हैं बिहार में, तो उसका नाम है श्याम रजक। श्याम रजक दलितों का नेता है, मांझी जी दलितों के नेता नहीं है। और जो कुछ दिनों के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो पीठ में छुरा भोंके जिस व्यक्ति को, फिर उसी पार्टी में वो जा भी रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? अपने समाज के उत्थान के लिए क्या किया उतने दिन में? तो भाई ये सब तो देखने का वस्तु है। और अब तो जिस तरह से प्रेजेंट सरकार अडिग है कि हम लाश के ऊपर ही चुनाव कराएंगे, तो चुनाव अगर लाश के ऊपर वो कराएंगे तो उनको खुद ब खुद पता लग जाएगा रिजल्ट। आप 15 अगस्त का भाषण सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री के स्टेचर का वो भाषण था क्या? जिस तरह से छोटे छोटे बातों पर किसी के ऊपर वो आरोप लगा रहे थे, वो क्या गांधी मैदान जैसे ऐतिहासिक जगह का वो भाषण था। तो भाई देखिए, कहीं ना कहीं उनको तो खुद ही झलक रहा है कि भाई हमारी सत्ता आने वाली नहीं है, हम बुरी तरह बिहार में हारने जा रहे हैं, क्योंकि पूरी आधी आबादी आपका बाढ़ से त्रस्त है। सारे लोग बांध पर, यहाँ से आप चले जाइए सैकड़ों किलोमीटर, सारे लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं। कोई घोंगा खा रहा है, कोई सितुआ खा रहा है, कोई मछली मारकर खा रहा है। सरकार का क्या व्यवस्था है?
ये ना सरकार बतावे कि आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ किचन चला रहे हैं, सामुदायिक किचन। तो देखिए सभी तरह से पूरी तरह से ये गवर्नमेंट जो है कॉलेप्स कर चुकी है। तो भाई इसके बारे में ज़्यादा आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं, आप धरातल पर जाइए, आपको स्वयं पता लग जाएगा। सर वो तो आरोप ये भी लगाया कि अभी महागठबंधन में जो भी है कांग्रेस की भी नहीं चलती, आरएलएसपी हो, एक तमाम जो भी दल है उसमें किसी की नहीं चलती, राहुल गांधी तक का नाम दिया उनकी भी नहीं चलती, सब चलती है तो सिर्फ देखिए वो लोग तो बहुत बड़े लोग हैं। हाँ। जब मांझी जी की भी उस दल में चलती थी, जिस दिन वो घटक दल में थे, जब हमारे साथ थे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, तब तो वो टोटल सीट लेकर के टोटल 90% वो बेच दिए। दूसरे पर आप आरोप लगाते हैं। इसी तरह के लोग के कारण कोई पार्टी बदनाम होती है। आज अगर प्रेजेंट जहाँ पर जाने वाले हैं जदयू में, अगर जदयू उनको 5 सीट दे दे, अगर वो 4 न बेच दे तो जो बोलिए सो, तो पहले से ग्राहक उनका तय रहता है और इसके चलते कोई पार्टी बदनाम होती है। तो यही तो बात है। तो भाई उनका क्या जनाधार है, वो कहाँ पे लड़ना चाहते हैं, जहाँ लड़ेंगे वहीं उनकी जमानत जब्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना है कि बाजी जहाँ लड़ेंगे उनकी जमानत जब्त जाएगी, खुद अपना सीट बचाने में भी नाकामयाब होंगे। तो इस वक्त के लिए इतना ही। फिलहाल जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।